जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलीनियर्स में। आइए हम बात करने वाले हैं आज आर्मी प्रैक्टिस सेट में। आज हम बात करेंगे चौथे सेट में और बात करने वाले आज जीके जीएस के क्वेश्चंस को हम बात करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे। उसमें से सारे क्वेश्चनों को हम देखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को एक एक करके हम देखने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसमें ज़रूर आप अंत तक देखिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। साथ ही साथ अगर अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाले समय में और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाला वीडियो भी आप सभी को नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा, ताकि आप आसानी से आने वाले हर वीडियो को आप देख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो पहला सवाल है वो है, चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा जलाशय है जो कि चंबल नदी पर अवस्थित है। तो चंबल नदी पर स्थित जो है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन सी, यानी गांधी सागर। याद रखेंगे, गांधी सागर जो है ये चंबल नदी पर अवस्थित है। तो चंबल नदी पर 3 जो है वो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि बांध परियोजना जो है वो इस पर अवस्थित है। गांधी सागर ये जिसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो याद रखेंगे, गांधी सागर जो है वो चंबल नदी पर अवस्थित है। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो काफ़ी बार सवाल पूछा गया है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखा गया है। वहीं अगर बात करें महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी की एक जीवनी जो है वो भी काफ़ी बार पूछा जाता है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये भी आपको काफ़ी बार सवाल जो है वो पूछा गया है। साथ ही साथ अगर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक अगर बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यहाँ से भी काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ से भी काफ़ी बार सवाल जो है वो पूछा जाता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो जवाहरलाल नेहरू होगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखेंगे वो महात्मा गांधी की जीवनी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। यहाँ से भी कई बार सवाल जो है इस टाइप से आपको पूछा जाता है। तो याद रखेंगे यह फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। यह फ्रांसीसी क्रांति का जो है वो प्रमुख नारा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। बता दें कि वे बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्धों में से एक माना जाता है खानवा का युद्ध। इसमें से बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों के क्रम अगर पूछा जाए तो यहाँ से आपको सारे क्रम याद होने चाहिए। जैसे सबसे पहले इसमें आता है पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है वो 1526 ईस्वी में होता है। फिर आता है खानवा का युद्ध जो कि 1527 में आता है। फिर उसके बाद आता है घाघरा का युद्ध। उसके बाद आता है घाघरा का युद्ध जो कि 1528 ईस्वी में आता है। याद रखेंगे 1529 ईस्वी में इनका मृत्यु जो होता है वो इनका मृत्यु हो जाता है। तो याद रखेंगे 1529 ईस्वी में। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, यहाँ से सारे सवाल जो वो पूछा जाता है। तो इस तरह से याद रखेंगे, पानीपत का युद्ध 1526 में, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में जो है वो घाघरा का युद्ध। ये प्रमुख युद्धों का क्रम माना जाता है। तो कई बार सवाल यहाँ से पूछा गया कि 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, 1527 में और 1528 में। या तो फिर कह सकते हैं कि इस तरह से पूछा जाए कि पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध या फिर घाघरा का युद्ध किस वर्ष जो है वो बाबर के द्वारा लड़ा गया था। और इन सभी युद्धों में बता दें कि बाबर जो है वो विजयी होता है। तो इन सभी को आप याद रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1527 ईस्वी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1527 ईस्वी। अगला सवाल है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो अगर महासागरों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा महासागर हम जानते हैं कि प्रशांत महासागर है। वहीं सबसे छोटा महासागर की अगर बात करें तो आर्कटिक महासागर इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ एक चीज और पूछा जाता है कि सबसे गहरा महासागर कौन है। तो वो भी प्रशांत महासागर है, सबसे गहरा महासागर। और यहीं पर एक कह सकते हैं कि सबसे गहरा बिंदु है जिसे मेरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त के नाम से जाना जाता है। तो ये भी काफ़ी बार सवाल जो है वो पूछा जाता है कि मेरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त किस महासागर में अवस्थित है। तो याद रखेंगे ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है।
तो इस तरह के भी सवाल जो आपसे पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सबसे छोटा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे छोटा आर्कटिक महासागर, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है। तो इस तरह के भी सवाल जो है वो आपसे पूछा जाता है कि झुकी हुई मीनार, या तो और भी कई सारे महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न आते हैं, इस तरह के सवाल जो वो पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी इटली इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पूछा जाए कि झुकी हुई मीनार किस देश में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर होगा इटली में अवस्थित है। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे, भारत के पूर्वी तट को अगर बात करें तो भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कोरोमंडल तट। याद रखेंगे, कोरोमंडल तट जो है ये भारत के पूर्वी तट को कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ इस तरह की अगर बात करें दक्षिण भारत की आकृति, तो कुछ इस तरह की आकृति देखने को मिलता है। यहाँ पे जो ये केरल के पास जो है इसे मालाबार तट कहा जाता है, इसे मालाबार तट कहा जाता है। इसके ऊपर में भी कई सारे हैं, जैसे कोंकण तट। इसके अलावे भी और भी कई सारे यहाँ पे तट आपको देखने को मिलता है। ये कोंकण तट हो गया, कोंकण तट हो गया। वहीं अगर बात करें ये, तो ये आपका है, ये कह सकते हैं कि ये आपका कोरोमंडल तट होता है, इसी को कोरोमंडल तट कहा जाता है। इसके ऊपर में भी तट होता है, उत्तरी सरकार तट, और भी कई सारे महत्वपूर्ण जो है वो तट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये तटीय क्षेत्र है जो कि समुद्री सीमा जो है वो लगता है। तो ये सारे आपको कई बार जो है डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, ये आपका पूर्वी तट कहलाता है, ये आपका पूर्वी तट कहलाता है। जबकि अगर बात करें इसमें से, तो ये जो तट कहलाता है ये आपका पश्चिमी घाट कहलाता है, ये आपका पश्चिमी घाट कहलाता है, जबकि ये आपका पूर्वी घाट कहलाता है। तो ये दोनों भी आप याद रखेंगे, यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा वो होगा जरथुष्ट्र। याद रखेंगे, जरथुष्ट्र को पारसी धर्म के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जरथुष्ट्र पारसी धर्म के संस्थापक हैं। ईसा मसीह अगर बात करें तो ये ईसाई धर्म से संबंधित हैं, जबकि गुरु नानक ये सिख धर्म के कह सकते हैं कि संस्थापक के रूप में माना जाता है, या सिखों के प्रथम गुरु के रूप में भी माना जाता है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। सिखों के प्रथम गुरु जो थे वो कौन थे, गुरु नानक थे। जबकि सिखों के 10वें गुरु अगर बात करें तो वो गुरु गोविंद सिंह माना जाता है, गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें गुरु थे। जबकि सिखों के प्रथम गुरु, या कह सकते हैं कि सिख धर्म के संस्थापक जो माना जाता है वो माना जाता है गुरु नानक को। इसके बाद एक और यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार जो वो किसके द्वारा किया गया था। तो गुरु अंगद के द्वारा, जो कि गुरु नानक के बाद उसके शिष्य गुरु अंगद जो है वो द्वितीय कह सकते हैं कि गुरु के रूप में देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे, गुरु नानक के बाद गुरु अंगद, जो कि आगे चल करके ये लहना के नाम से जाने जाते हैं। तो याद रखेंगे, तो गुरु अंगद जो है ये द्वितीय कह सकते हैं कि गुरु माने जाते हैं ये सिख धर्म के। तो याद रखेंगे इस तरह से। और 10वें गुरु अगर बात करें तो ये गुरु गोविंद सिंह इसमें माना जाता है। आगे चलते इसमें अगला सवाल है, द विंग्स ऑफ फायर एंड बायोग्राफी के लेखक कौन है। द विंग्स ऑफ फायर एंड बायोग्राफी के लेखक कौन है। तो ये याद रखेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम के जीवनी पर आधारित यह पुस्तक है द विंग्स ऑफ फायर। ये भी सवाल जो है वो काफ़ी बार सवाल जो है वो रिपीटेड सवाल है, और कई एग्जाम में जो है डायरेक्टली पूछा गया है अभी तक। तो इसका सही आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते इसमें अगला सवाल इसमें पूछा गया है वो है, खेतड़ी राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे सवाल ये पूछा जा रहा है कि यह स्थान जो है खेतड़ी, जो कि राजस्थान में अवस्थित है, यह किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो याद रखेंगे, यह तांबा के लिए प्रसिद्ध जो है, ये तांबा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि खेतड़ी जो है वो किस स्थान से या किस क्षेत्र से संबंधित है या किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा तांबा। अब यहाँ से एक दो सवाल जो है वो यहाँ से और भी पूछा जाता है, जैसे संगमरमर के लिए प्रसिद्ध स्थल जो है वो कई बार सवाल पूछा जाता है कि संगमरमर के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र में या संगमरमर के लिए प्रसिद्ध स्थल जो है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर होता है मकराना। आप याद रखेंगे, मकराना जो है ये भी काफ़ी प्रसिद्ध स्थल माना जाता है, जो कि संगमरमर के लिए ये काफ़ी प्रचलित स्थल माना जाता है। और भी कई ऐसे स्थल हैं जो कि राजस्थान में काफ़ी सारा खनिज कह सकते हैं कि भंडार है, इसके कारण से कह सकते हैं कि राजस्थान भी एक अच्छा
राज्यों के रूप में माना जाता है। साथ खासी करके अगर बात करें तो वो खनिज की दृष्टि से अगर महत्वपूर्ण राज्यों में अगर बात करें तो वो राजस्थान का भी स्थान आता है, जहाँ पे कह सकते हैं कि कई सारे महत्वपूर्ण खनिज यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर बात करें राजस्थान के अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ये सभी कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि कह सकते हैं कि खनिज की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य माने जाते हैं। तो इस तरह से सभी चीज़ों को याद रखेंगे। साथ ही साथ कोलार की खान जो कि एक सोना के लिए काफ़ी ये प्रचलित माना जाता है, याद रखेंगे ये कर्नाटक में अवस्थित है। कर्नाटक में जो है वो कोलार की खान है। साथ ही साथ एक हीरा के लिए काफ़ी बार सवाल पूछा जाता है कि पन्ना, पन्ना जो है ये हीरा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो अगर पूछा जाए कि पन्ना जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और ये कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो फिलहाल इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका आंसर ए होगा। खेतड़ी जो है राजस्थान का ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसका सही आंसर होगा त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम भी आपको मिलेगा, जो कि केरल राज्य में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिवेंद्रम में। वहीं अगर बात करें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अगर बात करें, सतीश धवन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। वहीं अगर बात करें विक्रम साराभाई, तो ये आपका कहाँ पे है, त्रिवेंद्रम में है। तो इस तरह से साथ ही साथ एक और पूछा जाता है कि भाभा, ये जो केंद्र है भाभा अनुसंधान केंद्र, ये भाभा अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है, तो ये ट्राम्बे मुंबई में है। ट्राम्बे मुंबई में। तो ये तीनों सवाल आपसे पूछा जाता है और काफ़ी यहाँ से कन्फ्यूजन भी होता है। तो विक्रम साराभाई ये त्रिवेंद्रम केरल में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। जबकि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है, तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र मुंबई में मान सकते हैं इसको। अगला सवाल है कि 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है। तो 10 डिग्री चैनल आपसे पूछा जा रहा है कि 10 डिग्री चैनल जो है ये किससे संबंधित है। तो 10 डिग्री चैनल की अगर बात करें तो यह छोटा अंडमान और निकोबार से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा लघु अंडमान और निकोबार। अब यहाँ से 2-3 सवाल आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले इसमें पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल किससे संबंधित है। तो 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनिकाय से संबंधित है। याद रखेंगे मालदीव और मिनिकाय के बीच में जो है वो 8 डिग्री चैनल जो है वो विभाजित करता है। इसके बाद आता है 9 डिग्री चैनल अगर बात करें तो मिनिकाय और लक्षद्वीप ये दोनों के बीच में जो है, ये दोनों के बीच में है 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल आपने पढ़ लिया, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में अवस्थित है। एक और यहाँ से जो पूछा जाता है वो है डंकन पास आपसे पूछा जाता है। तो याद रखेंगे जैसे अंडमान और निकोबार में कुछ इस तरह के कई सारे अलग अलग छोटे छोटे द्वीप देखने को मिलता है। तो इस तरह से अगर द्वीपों में अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले ये आता है उत्तरी अंडमान, फिर आता है मध्य अंडमान, फिर आता है दक्षिणी अंडमान, फिर उसके बाद है लघु अंडमान के बाद आता है कार निकोबार के बाद फिर यहाँ पे आता है कह सकते हैं कि छोटा निकोबार या लघु निकोबार, और सबसे अंत में आता है ग्रेट निकोबार। तो इस तरह के कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार में कई सारे द्वीप समूह है। और याद रखेंगे कई बार सवाल पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार की राजधानी जो है वो कहाँ पे है। तो याद रखेंगे दक्षिणी अंडमान में जो है इसकी राजधानी है। दक्षिणी अंडमान में ही पोर्ट ब्लेयर, अगर पूछा जाए कि राजधानी जो है वो कहाँ पे है अंडमान निकोबार का, तो पोर्ट ब्लेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। साथ ही साथ एक और चीज़ पूछा जाता है पाक जल संधि जो है वो किसको अलग करता है। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है। यहाँ पे पाक एक्चुअल में यहाँ पे ये पाल्क होता है, पाल्क को ही कहा जाता है पाक जल संधि या पाल्क इसको पढ़ा जाता है। तो ऐसा नहीं, आप कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये पाकिस्तान और भारत के बीच में होगा, ऐसा नहीं है। ये भारत और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है पाक जल संधि। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि गोल पुस्तक के लेखक कौन है। गोल पुस्तक के लेखक इसमें पूछा जा रहा है कि गोल पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखेंगे यह मेजर ध्यानचंद के नाम से संबंधित है, या मेजर ध्यानचंद से संबंधित पुस्तक है। और मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है, हॉकी खेल से ये संबंधित थे और हॉकी में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया है। तो याद रखेंगे हॉकी का जादूगर इन्हें कहा जाता था, मेजर ध्यानचंद को, उन्हीं का पुस्तक है गोल।
आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। अब यहाँ पे निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है। कई लोगों को लग रहा होगा कि 552 होना चाहिए इसका आंसर, तो ये अधिकतम संख्या हो सकता है लोकसभा में, लेकिन निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या जो है वो वर्तमान में 545 है। तो याद रखेंगे वर्तमान में जो है निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या अधिकतम 545 है, और हो कितना सकता है, तो 552 हो सकता है। तो याद रखेंगे, इन दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और, यहाँ से कई सारे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से कई बार पूछा जाता है कि किसी भी विधानसभा में न्यूनतम संख्या जो वो कितना हो सकता है, सीटों की संख्या। तो किसी भी विधानसभा में, अब यहाँ पे हम विधानसभा की बात करें, लोकसभा नहीं, और विधानसभा हम जानते हैं कि राज्यों में होता है। तो विधानसभा में अगर न्यूनतम संख्या पूछा जाए तो 60 होगा, यानी 60 से कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक दो राज्य अपवाद है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, जैसे सिक्किम में थोड़ा कम है, गोवा में थोड़ा कम है, तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा याद रखेंगे। कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अपवाद है, नहीं तो कम से कम 60 होनी चाहिए विधानसभा सीटों की संख्या। उसके अलावा जैसे झारखंड में सीटों की संख्या हम जानते हैं कि न्यूनतम जो है वो कह सकते हैं कि कम से कम, जैसे अभी वर्तमान में 81 है, क्योंकि हम जानते हैं कि 60 से कम 60 होना चाहिए। किसी भी विधानसभा की सीटों की संख्या 60 होना चाहिए, तभी उसे राज्य का दर्जा के रूप में माना जाता है। हालांकि इसका अपवाद भी हमने बता दिया कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि इसका अपवाद भी है। और अधिकतम कितना हो सकता है, तो अधिकतम इसमें 500 हो सकते हैं। किसी भी विधानसभा की सीटों की संख्या अधिकतम कितना हो सकता है, तो 500 होगा, और न्यूनतम 60 होना चाहिए। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। बता दें कि अगर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अगर बढ़ाना है तो वैसे में क्या होगा। तो अभी तो वर्तमान में जैसे हमने पढ़ा था कि 25 जो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, ये बढ़ करके कभी ये बढ़ता घटता रहता है, तो इसलिए करंट में आप अपडेट रहेंगे इसको। और जब एग्जाम देने जाए तो उसके पहले आप एक बार कह सकते हैं कि नेट पे सर्च करके आप इसे देख लें कि वर्तमान में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं। तो इस तरह के सवाल जो है वो एग्जैक्ट नहीं होता है, ये बढ़ता घटता रहता है, इसलिए आप इसको कभी भी ये फिक्स नहीं माने। तो अगर पूछा जा रहा है कि इसमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने या घटाने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है, तो इसका सही आंसर होगा संसद के पास होता है। याद रखेंगे, संसद के द्वारा ही किसी भी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी संसद। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वायु प्रदूषण नहीं है। कई लोगों को यहाँ पे अच्छे से सवाल नहीं पढ़ते हैं और लगता है कि वायु प्रदूषण है। कोई एक देख लिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे लग रहा है, चलो इसी को मार देते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो वायु प्रदूषण है। लेकिन याद रखेंगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है, तो याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 ये बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण नहीं है। तो वायु प्रदूषण के रूप में यह नहीं जाना जाता है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और DDT ये तीनों जो है वो कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण के रूप में माना जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। अगला सवाल है कि निकोटीन किस में पाया जाता है। अब निकोटीन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निकोटीन किस में पाया जाता है। ऑप्शन है चाय, तंबाकू, कॉफ़ी या नीम। अब यहाँ पे इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि निकोटीन जो है वो किस में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा तंबाकू की पत्ती में जो पाया जाता है वो निकोटीन होता है। अब यहाँ पे चाय भी ऑप्शन में है, तो चाय में याद रखिएगा चाय के पत्ते में जो होता है वो थीन होता है। तो चाय के पत्ते में जो मादक पदार्थ या कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो देखने को मिलता है जो भी उसका, वो होता है थीन के कारण से। जबकि अगर कॉफ़ी में अगर बात करें तो कॉफ़ी में होता है कॉफ़ीन, कैफीन होता है, कैफीन इसको कहा जाता है। तो इसको जो बोला जाता है वो कैफीन बोला जाता है। कॉफ़ी में कैफीन होता है, कैफीन होता है। चाय में थीन होता है, चाय में थीन होता है। जबकि निकोटीन जो होता है वो तंबाकू में होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी तंबाकू में। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है कि DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर NG खुराना। NG खुराना इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा NG खुराना। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटीन का संबंध जो है वो किससे संबंधित है।
एजाडिरकटिन का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो बता दें कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी नीम से। याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा नीम, क्योंकि हम जानते हैं कि नीम जो है एक कह सकते हैं कि एक आयुर्वेदिक के रूप में तो उपयोग होता ही है, साथ ही साथ कई सारे महत्वपूर्ण कार्यों में या कीटनाशक के रूप में भी हम नीम का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे नीम जो है इसको काफ़ी महत्वपूर्ण पेड़ के रूप में माना जाता है, कई आधारों पर ये महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ यहाँ पे पूछा जाता है कि भारतीय शाकीय डॉक्टर, इस तरह से भी कई बार सवाल पूछा था कि भारतीय शाकीय डॉक्टर किस पेड़ को कहा जाता है, किस पेड़ को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आंवला। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है, कई बार कई लोग जो है वो नीम को मार लेते हैं, तो इसका सही आंसर होता है आंवला। भारतीय शाकीय डॉक्टर किस पेड़ को कहा जाता है या किस वृक्ष को कहा जाता है? तो वो आंवला होता है। नीम जो होता है ये कीटनाशक के रूप में कई सारे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आगे चलते हैं अगला सवाल है कि इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है, यानी रक्तदाब मापने की इकाई जो है वो किससे मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर से ही किसी को भी ब्लड प्रेशर जो मापा जाता है या रक्तदाब मापा जाता है वो कह सकते हैं कि स्फिग्मोमेनोमीटर से मापा जाता है। एनीमोमीटर, अब यहाँ पे एक ऑप्शन में दिख रहा है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर बता दें कि यह ऊंचाई में कह सकते हैं कि हवा की गति को मापने के लिए इसका प्रयोग होता है एनीमोमीटर का। जबकि आमीटर जो है वो विद्युत धारा को मापने में, जो विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए जो प्रयोग होता है, विद्युत धारा जो एम्पियर में मापने के लिए प्रयोग होता है, उसको मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो क्या आमीटर का प्रयोग होता है। तो याद रखेंगे रक्तदाब मापने के लिए इकाई जो है वो स्फिग्मोमेनोमीटर होता है। अगला सवाल है कि लोलक, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप है, यहाँ पे जो हो जाएगा वो होगा लोलक। लोलक की कालावधि जो है यानी टाइम पीरियड वो किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान के ऊपर, लंबाई के ऊपर, समय के ऊपर या फिर तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है? तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है लंबाई के ऊपर। याद रखेंगे अगर लंबाई बढ़ जाती है तो इसकी आवर्तकाल जो होता है, लोलक का आवर्तकाल वो भी क्या होता है तो बढ़ जाता है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि लोलक का टाइम पीरियड या कालावधि जो होता है वो क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला सवाल है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या में होता है। सूर्य ग्रहण जो होता है वो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि यह अमावस्या में होता है, यह अमावस्या में होता है सूर्य ग्रहण। जबकि चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा को होता है, चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा को होता है, जबकि सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या को होता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण आखिर में होता कब है और इसका कारण क्या है? तो उसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सूर्य ग्रहण जो होता है वो कब होता है और क्यों होता है। ऐसा तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके बारे में कि सूर्य ग्रहण जो होता है वो कब होता है। तो याद रखेंगे जैसे यहाँ पे अगर बात करें सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है और सूर्य के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे मान लेते हैं कि पृथ्वी है, यहाँ पे इसको अर्थ मान लेते हैं, ये सन है और इसके बीच में अगर चंद्रमा आ जाए, इसके बीच में अगर चंद्रमा आ जाए यानी मून आ जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। जिसके कारण से सूर्य की रोशनी जो है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण से कह सकते हैं कि इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। जिसके कारण से अमावस्या को आप देखते होंगे कि इसके कारण से जो सूर्य ग्रहण आपको देखने को मिलता है अमावस्या में सूर्य ग्रहण जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है सूर्य ग्रहण। तो इस तरह से ऐसा कंडीशन कब होता है? इसलिए होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है। तो अब दूसरा एक और कंडीशन बनता है सूर्य ग्रहण पे, चंद्र ग्रहण पे। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? तो चंद्र ग्रहण में याद रखेंगे कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में, जैसे यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे चंद्रमा है, इसके बीच में अगर पृथ्वी आ जाए यानी अर्थ आ जाए, जब मून और सन के बीच में अर्थ आ जाए यानी पृथ्वी आ जाए तब चंद्र ग्रहण होता है। जबकि कह सकते हैं कि अर्थ और सन के बीच में अगर मून आ जाए यानी चंद्रमा आ जाता है बीच में तो जो होता है वो सूर्य ग्रहण होता है। तो दो चीज़ आपको याद रखना है, जब आपके बीच में अगर बात करें कि चंद्रमा बीच में होता है तो सूर्य ग्रहण होता है, जब पृथ्वी बीच में होता है तब चंद्र ग्रहण होता है। ये दोनों कंडीशन आपको याद रखने हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी चंद्रमा बीच में होता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण कहलाता है।
आगे चलते इसमें अगला सवाल पूछा जा रहा है कि चूहे मारने का जो जहर होता है वो किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है और यहाँ से भी कई बार सवाल जो है वो रिपीट किया है और कई बार एग्जाम में हूबहू सवाल जो है वो पूछा भी गया है। तो इसका सही आंसर होगा पोटेशियम साइनाइड। इसका सही आंसर होगा पोटेशियम साइनाइड, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते इसमें आगे अगला सवाल है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। बता दें कि हाइड्रोजन को जलने से जो बनता है वो बनता है पानी। तो हाइड्रोजन को जलाने के बाद जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, तो वाटर इसका सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और, हाइड्रोजन से संबंधित एक चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ याद रखेंगे, जैसे आप पढ़े होंगे ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्राइटियम, 1H1, 1H2, 1H2 और फिर यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे 1H3। इस तरह से आप याद रखेंगे 1H1, 1H2 और 1H3। ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के तीन जो है वो ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के तीन ये कह सकते हैं कि ये रूप में माना जाता है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के तीन अपरूप जो हैं, हाइड्रोजन के तीन अपरूप हैं वो कौन कौन से हैं। तो याद रखेंगे इसे कहा जाता है प्रोटियम, इसे कहा जाता है प्रोटियम, इसे कहा जाता है ड्यूटेरियम और इसको कहा जाता है ट्राइटियम। तो इसको कहा जाता है प्रोटियम, इसको कहा जाता है ड्यूटेरियम और इसको कहा जाता है ट्राइटियम। तो पीडीटी आप याद रख सकते हैं, पीडीटी इसका सही आंसर हो जाएगा, पीडीटी, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अगला सवाल है कि पीतल कौन सी धातु का मिश्रण है। पीतल जो बनता है वो किससे बनता है, तो पीतल जो बनता है वो तांबा और जस्ता से बनता है। तांबा और जस्ता को मिला करके पीतल जो है वो बनाया जाता है। इसको याद रखने का एक शॉर्ट फॉर्म है पिताजी। पिताजी से आप याद रख सकते हैं, जैसे पी से हो गया पीतल, त से हो गया तांबा और ज से हो गया जस्ता। तो पीतल जो बनता है वो तांबा और जस्ता से बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता, यानी ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि इथाइल अल्कोहल से ही शराब जो बनाया जाता है वो इथाइल अल्कोहल से ही बनाया जाता है। तो इस तरह से इसका, और साथ ही साथ अगर मिथाइल अल्कोहल अगर बात करें, जब इथाइल अल्कोहल में अगर ऑक्सीजन मिल जाए, जब इथाइल अल्कोहल में अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो वो जो बन जाता है वो मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। और मिथाइल अल्कोहल जो होता है वो एक विषैला, कह सकते हैं कि जहर के रूप में मान सकते हैं। वो शराब जो होता है वो काफ़ी विषैला हो जाता है, जिसको पीने के कारण से आदमी की, कह सकते हैं कि मृत्यु तक भी हो सकता है। तो इसीलिए जो शराब का बनाया जाता है, इसीलिए जब शराब को बनाया जाता है तो वो कह सकते हैं कि एक ऐसे बंद जगह पे बनाया जाता है जहाँ पे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का उपस्थिति नहीं होता है। अब यहाँ पे कई लोगों को लगता होगा कि आदमी यहाँ पे कैसे पहुँचेगा, तो आदमी जो पहुँचता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ वहाँ पे पहुँचता है, या तो कह सकते हैं कि मशीनों के द्वारा जो है वो ज़्यादातर बनाया जाता है। इसलिए याद रखेंगे हमेशा जो शराब का निर्माण होता है वो वैक्यूम में होता है, यानी निर्वात में होता है। तो याद रखेंगे शराब का निर्माण जो किया जाता है वो निर्वात में किया जाता है। अल्कोहल का निर्माण जो होता है वो निर्वात में होता है, यानी वैक्यूम में बनाया जाता है इसे। क्योंकि जैसे ऑक्सीजन इसके साथ मिलेगा वो मिथाइल अल्कोहल बना देता है, और जो कि कह सकते हैं कि काफ़ी जहरीला ये शराब बन जाता है। आगे चलते इसमें अगला है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार जो है वो किस पदार्थ का बना होता है। आप देखते हैं कि फ्यूज में जो तार का उपयोग होता है वो किसका बना होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइप है, इसका सही आंसर होगा टीन और सीसा। टीन और सीसा, टीन और सीसा जो है ये दोनों को मिला करके ही बनता है, वो बनता है फ्यूज का तार। तो याद रखेंगे कई बार सवाल यहाँ से पूछा जाता है। साथ ही साथ एक चीज़ और पूछा जाता है कि ये दोनों का प्रतिशत, तो 63% जो होता है वो टीन होता है, बाकी का 37% जो होता है, बाकी का 37% जो होता है वो सीसा होता है। तो 37% सीसा होता है जबकि 63% जो होता है वो टीन होता है। तो ये दोनों को आपको पूछा जा सकता है कि ये कितना कितना परसेंट भी होता है, तो 63% टीन और 37% सीसा होता है। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है। तो कई बार इस तरह के सवाल जो वो आपसे पूछा जाता है, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि इनमें से कौन सा जो है वो अल्कोहलिक खमीर का अंतिम उत्पाद आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा इथाइल अल्कोहल। याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा इथाइल अल्कोहल, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ और याद रखने हैं, जैसे एक होता है इथिलीन गैस,
इथिलीन गैस, आप जानते होंगे कि फलों को कह सकते हैं कि नेचुरली जो पकता है, प्राकृतिक रूप से जो फल पकते हैं वो इथिलीन गैस के कारण से ही पकता है। जबकि एक और होता है एसिटिलीन गैस, एक होता है एसिटिलीन, एक होता है एसिटिलीन। और एसिटिलीन याद रखेंगे एसिटिलीन जो है वो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग होता है, जबकि नेचुरली जो पेड़ में फल जो पक जाते हैं वो इथिलीन के कारण से। तो कई बार सवाल यहाँ से पूछा गया कि एकमात्र वो कौन सा हार्मोन है, इथिलीन कह सकते हैं कि जो कि गैस फॉर्म में होता है, तो वो इथिलीन इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसके कारण से कह सकते हैं कि फल जो है वो प्राकृतिक रूप से पकते हैं। अगला सवाल है कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं होता है। तो इसमें अगर बात करें तो इसका जो ऑप्शन है वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन और यहाँ पे हो जाएगा रेडॉन। थोड़ा सा यहाँ पे मिसटाइप है, इसका जो हो जाएगा वो होगा रेडॉन। तो याद रखेंगे इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी रेडॉन गैस। रेडॉन गैस जो होता है वो नोबेल गैस जो है वो कह सकते हैं कि वायु में उपस्थित नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें कौन सा नोबेल गैस उपस्थित होता है तो वो हो जाएगा आर्गन। आर्गन जो होता है वो सबसे ज़्यादा उपस्थित होता है वायु में, जबकि रेडॉन जो है वो उपस्थित नहीं होता है। इस तरह से कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नोबेल गैस है, कौन सा नोबेल गैस नहीं है। तो या तो कई बार पूछा जाता है कि स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है, और भी कई सारे महत्वपूर्ण जो वो सवाल यहाँ से बनते हैं। तो जो भी नोबेल गैस है उसके बारे में आप जरूर याद रखेंगे उसको। अब नोबेल गैस में कौन कौन सा आता है, तो सबसे पहले आता है हीलियम, फिर आता है नियॉन, फिर आता है आर्गन, फिर आता है जिनोन के बाद आता है रेडॉन। इस तरह के कह सकते हैं कि कई सारे सवाल जो वो आपको सवाल जो वो डायरेक्टली पूछा जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनोन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, एक और आता है बीच में आपका क्रिप्टॉन। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो नोबेल गैस है यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाता है इनसे संबंधित। आगे चलते हैं इसमें, और आज का आखिरी सवाल है और इसका सही आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। पूछा जा रहा है कि शुष्क बर्फ क्या होता है। शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस बर्फ होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस अमोनिया या ठोस सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो इसका कमेंट करके आप ऑप्शन जरूर बताएंगे, ए, बी, सी या डी। इनमें से कौन सा आंसर जो है वो आज का सही आंसर होगा। तो इसका कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिखेंगे। और साथ ही साथ इसमें आपको बताना है कि भारी जल, साथ ही साथ आप बताएंगे कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, भारी जल का सूत्र क्या होता है और इसका अनुभार कितना होता है। ये देख लेते हैं कि कितने लोगों को ये सब चीज़ पता है। आप जरूर कमेंट करके इन सभी का आंसर जरूर बताएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप आसानी से हमारे अगले सारे वीडियो को आप देख सकेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।